प्राचीन विश्व के 7 अजूबे मानवीय सरलता, रचनात्मकता और ख्वाहिशात के सबूत पेश करते हैं। हिस्टोरियन इस लिस्ट की शुरुआत का पता हेलेनिस्टिक काल में लगाते हैं, जब 450 ईसा पूर्व के आसपास हेरोडोटस जैसे स्कॉलर्स ने अपनी दुनिया के सबसे इंप्रेसिव स्ट्रक्चर की रैंकिंग संकलित की थी। इस लिस्ट में बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन, हेलिकारनसस का मकबरा और रोड्स के कोलोसस जैसे अजूबे शामिल थे। हालांकि आज के इस नए युग में इनमें से कुछ ही अजूबे आधे अधूरे बचे हैं, जो अपनी शान और शौकत और खूबसूरती से लोगों को आकर्षित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। यह नए दौर के बगदाद, इराक के करीब मौजूद बेबीलोन शहर में तामीर ये इंजीनियरिंग और फनकारी का एक अनूठा कारनामा था। इस बगीचे को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय और उनकी पत्नी एमिटिस को तोहफे के तौर पर दिया गया था। आर्किटेक्ट का इरादा बगीचों को उसकी मातृभूमि के पहाड़ी इलाके की नकल बनाने का था, जो मेसोपोटामिया के लैंडस्केप से काफी अलग था। यहां डिजाइनरों ने पत्थर के बड़े बड़े कोलमों की मदद से ऊंची छतों की एक सीरीज पर हैंगिंग गार्डन बनाए थे, जिसमें हर छत को मिट्टी की परत से छिपाकर उसमें अलग अलग पेड़, झाड़ियां और फूलों को लगाया गया था, जिसे पास ही की यूफ्रेटस नदी से पानी लाने वाले चैनलों का इस्तेमाल करके इन बगीचों की सिंचाई की गई। इस बगीचे की खासियत ये थी कि इसमें सीधे खड़े हुए पेड़ पौधे लटकते हुए दिखाई देते थे, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लगते थे। प्राचीन दुनिया के सबसे मशहूर अजूबों में से एक होने के बावजूद आज बहुत कम इतिहासकार हैं जो इसके होने की बात करते हैं, या यूं कहें कि कुछ यूनानी इतिहासकारों के लेख में ही हैंगिंग गार्डन का जिक्र मिलता है। नंबर 2, स्टैच्यू ऑफ ओलंपिया। ओलंपिया में ज्यूज के मंदिर में 40 फीट से ज्यादा ऊंची इस मूर्ति को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक के मूर्तिकार फिडियस ने बनाया था। इस मूर्ति में देवताओं के राजा ज्यूस को हाथी दांत और सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ दर्शाया गया है, जिसमें उसके कपड़े और चप्पल सोने से, जबकि बाल और दाढ़ी हाथी दांत के बने हैं। इस मूर्ति के बाएं हाथ में एक राजदंड है, जिसके शीर्ष पर एक चील बैठा हुआ था, जो सभी जीवित प्राणियों के शासक के रूप में उनकी शक्ति का प्रतीक था, और उनके दाहिने हाथ में विजय की देवी नायके की एक छोटी सी मूर्ति भी थी। इस स्टैच्यू को बनाने में तकरीबन 10 साल का वक्त लगा था, जिसके लिए बड़ी तादाद में संसाधनों की जरूरत पड़ी थी। इसके शरीर के लिए हाथी दांत भारत से मंगवाए गए थे, जबकि कपड़ों के लिए सोना ग्रीस के आसपास के अलग अलग हिस्सों से आया था। इसके सिंहासन में भी बेशकीमती पत्थर और रत्न जड़े हुए थे। ओलंपिया में ज्यूस की यह मूर्ति अपनी कलात्मक सुंदरता में अपने आप में मास्टरपीस थी, और प्राचीन यूनानियों के लिए इसका धार्मिक महत्व बहुत था। वो मंदिर जिसमें यह मौजूद थी, वो ग्रीस में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता था, जो उनके सबसे शक्तिशाली भगवान के लिए समर्पित था। लेकिन बदकिस्मती से कि प्राचीन खजानों की तरह ओलंपिया में ज्यूस की मूर्ति समय के साथ जीवित न रह सकी। स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि पूरे इतिहास में ओलंपिया में आए कई भूकंपों में से एक में ये या तो नष्ट हो गई या खो गई। नंबर 3, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया के फारोस के नाम से भी जाना जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में टाइनलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के हुकूमत के दौरान मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया एक टावर था, जो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक था और सदियों से इंजीनियरिंग और तामीराती सिंबल के रूप में खड़ा था। इंजीनियरों ने अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह के एंट्री गेट पर फरोस द्वीप पर लाइट टावर का निर्माण किया। आर्किटेक्ट ने इसे 3 तरीकों के साथ डिजाइन किया था। पहला नीचे का चौखूंटा हिस्सा, दूसरा बीच के हिस्से में एक कोण बनाया गया, और तीसरा इसका टॉप फ्लोर बनाया गया, जिसमें बीकन फायर रखी गई थी। लाइट हाउस की ऊंचाई लगभग 330 फीट की थी। लाइट हाउस का मकसद पानी के जहाजों को अलेक्जेंड्रिया के बिजी बंदरगाह पर हिफाजत के साथ रास्ता दिखाने का था, जिसकी रोशनी 30 से 50 मील दूर से देखी जा सकती थी। यह मिस्र के भूमध्य सागर के किनारों पर सफर करने वाले मल्लाहों के लिए समुद्री मदद का काम करती थी। लाइट हाउस की बेकन आग सुबह होने तक बराबर जलती रहती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ भूकंपों और समुद्री तूफानों ने इस टावर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद सन 1956 से 1323 ईस्वी के बीच स्थानीय लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसे खत्म कर दिया। अब फारोस द्वीप पर सिर्फ इसका खंडहर बचा है,
जिसकी खोज 1994 में की गई थी। नंबर 4, आर्टेमिस का मंदिर इफिसस, यानी आज के दौर के तुर्की के सेल्कुक में मौजूद था। इस शहर ने असल में इसे यूनानी देवी आर्टेमिस को समर्पित किया था, जिन्हें निवासी महिलाओं और किसी चीज के पैदा होने के रक्षक के रूप में पूजते थे। सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इसकी जमीन का एक असल प्लॉट बाढ़ से पूरी तरह तबाह हो गया था। दूसरे भव्य मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा क्रासस की हुकूमत के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन आगजनी की वजह से यह दूसरा मंदिर भी खत्म हो गया था, जिसे 323 ईसा पूर्व में इफिसियों ने फिर से बड़े पैमाने पर बनवाया था। यह नया मंदिर 60 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था, जिसमें 120 से ज्यादा संगमरमर के कोलम्स खड़े थे। आर्टेमिस का मंदिर न सिर्फ कारीगरी का एक चमत्कार था, बल्कि एक धार्मिक स्थल के तौर पर भी काम करता था। पूरे यूनान से लोग यहाँ पूजा करने और आर्टेमिस को उपहार चढ़ाने आते थे। मंदिर में सोने चांदी की मूर्तियों समेत कई बेशकीमती खजाने रखे थे, लेकिन बदकिस्मती से अपनी खूबसूरती और धार्मिक अहमियत के बावजूद आर्टेमिस के मंदिर को लगातार विनाश का सामना करना पड़ा और 268 ईस्वी में गोथों के आक्रमण से यह नष्ट हो गया। आज कुछ बिखरे हुए खंडहरों और कोलम्स को छोड़कर आर्टेमिस मंदिर के बहुत कम हिस्से बचे हुए हैं। नंबर 5, मौजोलियम एट हेलिकार्नासस, यानी हेलिकार्नासस का मकबरा। ये एक अजीमोशान मकबरा था जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नए दौर के तुर्की में मौजूद शहर हेलिकार्नासस में बनाया गया था। ये मकबरा 353 ईसा पूर्व में उस वक्त के राजा मौसोलस की वाइफ कैरिया आर्टेमिसिया द्वितीय ने उनके सम्मान में बनवाई था, जो 45 मीटर से भी ज्यादा की जबरदस्त ऊंचाई पर मौजूद था। इसमें लगी मूर्तियां और नक्काशी इसे बेहद खूबसूरत बनाते थे। उस जमाने के बिल्डरों ने इसकी शुरुआत आसपास की खदानों से संगमरमर का इस्तेमाल करके किया था और उस दौर के की मशहूर वास्तुकारों और मूर्तिकारों जैसे कि सैटिरोस, पाइथिस, लियोचारेस और टिमोथियोस ने मिलकर इसे डिजाइन किया था। मकबरे के बाहरी हिस्से में एक सीढ़ीदार स्ट्रक्चर पिरामिड है, जिसके चारों किनारों पर ग्रीक की कहानियों के मंजर को मूर्तियों की नक्काशी के जरिए से दिखाया गया है। इस पिरामिड के टॉप पर रथ पर सवार मौसोलस और आर्टेमिसिया की मूर्ति दिखती थी। इसके सेंटर के कमरे में मौसोलस और आर्टेमिसिया का ताबूत रखा गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मकबरे को कुदरती आपदा और मानवीय लूटपाट से काफी नुकसान पहुंचा। इसकी बहुत सी कीमती मूर्तियां खो गईं या नष्ट हो गईं। हालांकि कुछ टुकड़े बच गए जो अब दुनिया भर के अलग अलग म्यूजियम में रखे हैं, लेकिन सदियों से गिरावट के बावजूद हेलिकार्नासस का मकबरा एक खास कल्चर के मील का पत्थर बना हुआ है, जो प्राचीन तहजीबों की हुनरमंदी, फनकारी और कामयाबी को जाहिर करता है। नंबर 6, कोलोसस ऑफ रोड्स। ये ग्रीक देवता हेलियोस की एक विशाल मूर्ति थी, जिसे 280 ईसा पूर्व में चेयर्स ऑफ लिंडोस ने रोड्स शहर में बनवाया था, जो शहर की बंदरगाह के एंट्री गेट पर खड़ी थी, जिसे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह मूर्ति तांबे और लोहे से बनी थी, जिसकी ऊंचाई 108 फीट से भी ज्यादा थी और इसे बनाने में तकरीबन 12 साल का वक्त लगा था। इस मूर्ति में हेलियोस को बंदरगाह के एंट्री गेट के दोनों तरफ एक एक पैर रखकर खड़ा दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में भाला है। इसके निर्माण के सिर्फ 54 साल बाद 226 ईसा पूर्व में एक तेज तर्रार भूकंप ने कोलोसस को पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिसमें यह मूर्ति के टुकड़ों में तब्दील हो गई थी और 653 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा स्क्रैप धातु के लिए पिघलाए जाने से पहले यह मूर्ति कई 100 सालों तक जमीन पर पड़ी रही थी। उम्मीद से कम जीवन काल के बावजूद कोलोसस ने प्राचीन ग्रीस को खास रूप से मुतासिर किया। आज रोड्स में कोलोसस के कुछ भौतिक अवशेष बचे हैं, हालांकि इसकी विरासत, साहित्य, कला और लोकप्रिय संस्कृति के माध्यम से जिंदा है। नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। गीजा का अजीमोशान पिरामिड दुनिया की सबसे फेमस और इंप्रेसिव संरचनाओं में से एक है। मिस्र के काहिरा के बाहरी इलाके में मौजूद मिस्र के लोगों ने 4500 साल पहले फिरौन खुफू की हुकूमत के दौरान इस पिरामिड को बनाया था, जो 481 फीट ऊंचा है। इसमें 2 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक हैं और इसमें हर पत्थर का वजन 2 से 15 टन के आसपास है, जिसका आधार लगभग 13 एकड़ के एरिया को कवर करता है। इस पिरामिड को बनाने की टेक्निक आज भी नए जमाने के इंजीनियरों के लिए एक पहेली बनी हुई है, जिसे देखकर पता चलता है कि मजदूरों ने मीलों दूर खदानों से बड़े पैमाने पर पत्थरों को ले जाने के लिए रैंप और रोलर का इस्तेमाल किया होगा। अंदाजा यह भी लगाया जाता है कि कारीगरों ने
इन पत्थरों को शक्ल देने के लिए तांबे के छेनी हथौड़े से काटा होगा। पिरामिड के अंदर कमरों और रास्तों का एक जटिल नेटवर्क है। सबसे बड़े कमरे में एक ग्रेनाइट ताबूत है, जिसके बारे में कहा जाता है इसमें फिरौन खुफू के अवशेष रखे हैं। इस कमरे के चारों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं, जहां शोक मनाने वाले लोग फिरौन के मरने के बाद की जिंदगी के लिए प्रासाद रखते थे। हजारों सालों से कुदरती आपदाओं और युद्धों के बाद भी इसका वजूद कायम है। यहां पिरामिड के अलावा प्राचीन कब्रें भी हैं, जो प्राचीन मिस्र में रोजमर्रा की जिंदगी की जानकारी देती हैं।